चलो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ प्रोसीजर समझा दी थी इन स्कीमेटिक फॉर्मेट, राइट। अब हम थियोरी देखते हैं। ओके, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपको यहां पे मिलेंगे, वो हम देखते चलते हैं। ओके, चलो गुड, थियोरी देखो। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट्स। ओके, चैप्टर नंबर 2 है अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। तो देख, तो आपको मालूम है शिप और एयरक्राफ्ट अप्रूव्ड स्टेशन पे ही या अप्रूव्ड पोर्ट पे ही उतरना चाहिए। देखो, पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शिप और एयरक्राफ्ट एंटरिंग इनटू इंडिया शॉल कॉल और लैंड एट कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट ओनली। तो अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पे ही आना चाहिए। और अगर व्हीकल रहे तो उसके नीचे दिया है लैंड कस्टम स्टेशन जो अप्रूव रहेगा। तो देखो, while arriving at land route, a vehicle should be approved by approved route to a land custom station। और उसका रूट भी जो होता है वो अप्रूव्ड रूट रहता है। ओके, चल गुड, आगे। It can call or land at a place only if it is compelled by accident or stress of weather or other unavoidable cause। In such a case, he should report to the nearest police station or custom officer। मैंने बताया था आपको, अगर वेदर की वजह से या फिर कोई और कॉज जैसे सुनामी वगैरह हो गया, तो ऐसे केस में आप पुलिस स्टेशन को, नियर बाय पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके फिर वहां पे भी आपका एयरक्राफ्ट, पोर्ट, शिप या फिर व्हीकल स्टॉप कर सकते हो या फिर लेके जा सकते हो। Person in charge shall not, without the consent of the proper officer, permit the goods to be unloaded or any of the crew or passenger to depart from the vicinity। जब तक प्रॉपर ऑफिसर का आपको कंसेंट ना मिले, मतलब अप्रूवल ऑर्डर ना मिले, आप कोई भी गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते, कोई भी गुड्स को अनलोड नहीं कर पाएंगे। और क्रू मेंबर्स मतलब बेटा लाइक एयर होस्टेस होते या फिर वर्कर्स होते, जो शिप पे जो वर्कर्स रहेंगे, वो वर्कर्स जब तक कोई ऑफिसर का परमिशन ना मिले तब तक आप वो विसिनिटी के बाहर, मतलब एरिया के बाहर नहीं जा सकते, गुड्स को अनलोड नहीं कर सकते। वेयर द डिपार्चर और रिमूवल इज नेसेसरी फॉर द रीजन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ और प्रॉपर्टी, इट कैन बी कैरिड ऑन। लेकिन हाँ, अगर कोई क्रू मेंबर या पैसेंजर हेल्थ का प्रॉब्लम है या उसके सेफ्टी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में फिर उनको अलाउ कर दिया है, राइट। तो वैसे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बट अगर ये सेफ्टी वगैरह का रीजन रहे तो फिर आपको, जैसे एक हाथ पैसेंजर को अटैक आ गया, तो फिर क्या तब तक वेट करेंगे अपन परमिशन लेने तक? नहीं, ऐसे केस में सेफ्टी या हेल्थ के रीजन में आपको अलाउ कर दिया जाएगा विदाउट इवन टेकिंग द परमिशन, राइट। ग्रेट, चलो फिर नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। जो हमने देखा था IGM, मैंने बोला था आपको, उसको IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट भी बोलते हैं या इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और व्हीकल के केस में रहता है इंपोर्ट रिपोर्ट, राइट। तो हम लोगों ने बातें देख ली थी, वेसल या एयरक्राफ्ट आने से पहले ही, वेसल या एयरक्राफ्ट आने से पहले ही जो मास्टर ऑफ वेसल रहेगा या पर्सन इन चार्ज रहेगा, उसको IGM या फिर IGM को फाइल करना पड़ेगा, राइट, वेसल या एयरक्राफ्ट के केस में। बट इन केस ऑफ व्हीकल आपको इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है। तो वो इंपोर्ट रिपोर्ट जब आपकी व्हीकल कस्टम स्टेशन पे आ जाए, कस्टम स्टेशन पे आने के बाद विद इन 12 आवर्स भी फाइल कर सकते हो, है ना। तो इंपोर्ट रिपोर्ट के लिए 12 घंटे का समय दिया, विद इन 12 आवर्स भी आप इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर सकते हो आफ्टर रीचिंग योर व्हीकल टू लैंड कस्टम स्टेशन। ओके, गुड। तो देखो वहां पे दिया है सब, और नहीं किया तो 50,000 रुपए की पेनल्टी भी सब दिया है वहां। तो पर्सन इन चार्ज हैज टू सबमिट, पर्सन इन चार्ज को सबमिट करना है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इसको IGM भी बोलते हैं अपन, बाय प्रेजेंटिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली प्रायर टू अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, प्रोवाइडेड दैट, अगर कमिश्नर को लगा कि कोई रीजन के वजह से इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पॉसिबल नहीं है पर्सन इंचार्ज को, तो फिर उसको वो कोई अदर फॉर्म में भी फाइल करने का परमिशन दे देते हैं, राइट। तो देखो, इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ
provided that commissioner of the custom may, in cases where it is not feasible to deliver the import manifest by presenting electronically, allow the same to be delivered in other manner, और मैनर में करवा सकते। और व्हीकल के केस में देखो मैंने बताया विद इन 12 आवर्स एट द कस्टम स्टेशन, जब आपका व्हीकल कस्टम स्टेशन पे आ जाए उसके 12 घंटे के अंदर अंदर आप उसको सबमिट करवा दीजिए। गुड। इफ द इंपोर्ट रिपोर्ट और मैनिफेस्ट कुड नॉट बी सबमिटेड, अगर सबमिट नहीं हो पाया, अ पर्सन इन चार्ज इज लायबल टू द पेनल्टी अप टू 50,000 का पेनल्टी लग सकता है। सच अ पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज्ड इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट रीजन, मतलब सच में कोई रीजन था जिसकी वजह से ये रिपोर्ट फाइल नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में आपको पेनल्टी वेव भी कर दी जा सकती है। ओके, तो एक शॉर्ट टेबल दिया आपको, वेसल, एयरक्राफ्ट, इन दोनों के केस में देखो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और इनको प्रायर टू अराइवल फाइल करना है। और अगर लैंड कस्टम स्टेशन मतलब व्हीकल है, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है आपको विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर एंट्री इन वर्ड, अगर प्रॉपर है सब कुछ, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल हो चुका है, तो फिर आपको एंट्री इन वर्ड मिल जाएगा। मतलब अब आप आपका शिप या एयरक्राफ्ट जो है ये आप अंदर ला सकते हो, इंडिया में ला सकते हो, जिसको क्या कहते हैं अपन, एंट्री इन वर्ड। तो एंट्री इन वर्ड आपको फिर दिया जाएगा। देखो, द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर वेरीफाइंग द इंपोर्ट मैनिफेस्ट को वेरीफाई करने के बाद ग्रांट्स द एंट्री इन वर्ड ऑफ सच अ वेसल। The master of vessel shall not permit the unloading of any imported goods until the entry in word is granted. Entry in word को परमिट नहीं किया जाएगा, मतलब गुड्स को अनलोडिंग को परमिट नहीं किया जाएगा जब तक आपको एंट्री इन वर्ड नहीं मिलेगा। वंस यू गेट द एंट्री इन वर्ड यू कैन अनलोड द गुड्स, बट एंट्री इन वर्ड अगर आपके पास नहीं तो गुड्स को अनलोड नहीं करवाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको परमिशन दी गई गुड्स को अंदर लेके जाने की, तभी आपको गुड्स को अनलोड करवाया जाए। इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन मैनिफेस्ट और रिपोर्ट। मैंने बताया था इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में वो पूरी इंफॉर्मेशन रहती है और वो पूरे गुड्स भी दिए रहते हैं जो गुड्स आपको जो गुड्स आपके शिप में या एयरक्राफ्ट में या व्हीकल में है। तो वही गुड्स जो आईजीएम में है वही गुड्स का अनलोडिंग अलाउ होगा, दूसरे कोई गुड्स का अनलोडिंग अलाउ नहीं होगा। ओके, तो चलो, ओनली दोज गुड्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट कैन बी अनलोडेड, वही गुड्स को अनलोड किया जाए। टू मेंशन द गुड्स इन आईजीएम और आईआर इज द प्रूफ ऑफ जेन्युइन नेचर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। उसका प्रूफ ही वो जेन्युइन नेचर है, गुड्स आर जेन्युइन, कि वो आपके कहां है बेटा, इंपोर्ट रिपोर्ट में या इंपोर्ट मैनिफेस्ट में है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑन अ पार्ट ऑफ पर्सन इन चार्ज फॉर द गुड्स ब्रॉट इन हिज कन्वेंस। और वही गुड्स जो आपके इंपोर्ट मैनिफेस्ट में, वही गुड्स कन्वेंस में आए, वो उसका प्रूफ है, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है उससे। ओके, गुड। अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स एट कस्टम एरिया ओनली। तो आप कहीं पे भी गुड्स अनलोड नहीं करवा सकते। वो जो गुड्स आपने आपके साथ लाए हुए हैं वो सिर्फ कस्टम एरिया में ही अनलोड होगी। और मैं आपको बता दूं वो कस्टम एरिया का नाम है बेटा वार्फ, बोलते उसको वार्फ। ये सब नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए वर्ड्स है आपके लिए, बट आपको समझना पड़ेगा। तो वार्फ एरिया में ही गुड्स का लोडिंग और अनलोडिंग हो जाएगा, कहीं भी गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो सकता। Except with the permission of proper officer, no imported goods shall be unloaded and no exported goods shall be loaded. Imported goods unload नहीं हो सकते, exported goods load नहीं हो सकते at a place other than custom area approved under section 8. तो कस्टम ऑफिसर आपको अप्रूव करके देगा ये एरिया में गुड्स अनलोड होना चाहिए, वही एरिया में गुड्स अनलोड हो, राइट। अब गुड्स अनलोड होने के बाद वो गुड्स अनलोड होते समय ही वो गुड्स पे प्रॉपर ऑफिसर का सुपरविजन होना जरूरी है। आप वो नहीं है तो गुड्स अनलोड नहीं करवा सकते, सुपरविजन में, उनके ही सुपरविजन में गुड्स को अनलोड करवाना पड़े। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस
कोई गुड्स अगर कमिश्नर को लगे कि ये बिना सुपरविजन भी अनलोड हो सकते, तो उनके लिए सीबीईसी आपको परमिशन दे देगा। सीबीईसी की परमिशन यहां पे देना पड़ेगा। देखो, इंपोर्टेड गुड्स शॉल बी अनलोडेड फ्रॉम एंड एक्सपोर्टेड गुड्स शॉल बी लोडेड ऑन एनी कन्वेंस अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर ऑफिसर। एक्सेप्शन मतलब बिना सुपरविजन के भी अनलोड हो सकते, राइट, विदाउट सुपरविजन। लेकिन कौन से केस में? देखो, सीबीसी में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट गिव जनरल परमिशन एंड अ प्रॉपर ऑफिसर में इन एनी पर्टिकुलर केस गिव अ स्पेशल परमिशन। तो सीबीसी जनरल परमिशन देगा और प्रॉपर ऑफिसर स्पेशल परमिशन फॉर गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स टू बी अनलोडेड और लोडेड विदाउट सुपरविजन। तो सीबीसी से आपको जनरल परमिशन लेना पड़ेगा या फिर प्रॉपर ऑफिसर से स्पेशल परमिशन कि भाई हमको गुड्स विदाउट सुपरविजन अनलोड करने दो। गुड्स बहुत अर्जेंसी में हमको अनलोड करना है और ऑफिसर वहां पे है ही नहीं, तो ऐसे केस में भी गुड्स आप अनलोड करवा सकते। लेकिन मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे ये ऑफिसर रहती है। इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पोर्ट्स कस्टम ऑफिसर आर डिप्लॉयड एट वार्फ्स एंड बर्थ्स, है ना, where the goods are imported or exported. These officers supervise the loading, unloading and shipping operations. ये फिर सब चेक करते रहते। ओके, फिर नेक्स्ट 35 सेक्शन। बोट नोट बताया था मैंने, छोटी शिप आके गुड्स को लेके जाती। इफ द वेसल डज नॉट गेट अ बर्थ एट अ पोर्ट, मतलब जगह नहीं है, then it is anchored in a mid-sea and goods are brought from such a vessel to the port. या फिर दूसरा रीजन आपको बताया था कि बहुत बड़ी शिप है और उसमें छोटा सा कार्गो लाए, छोटा सा कोई आइटम लाए। अब इतनी बड़ी शिप आप वो पोर्ट पे लाएंगे छोटा सा आइटम अनलोड करने के लिए, तो पूरा पोर्ट आपका यूज हो जाएगा। तो इसलिए उस केस में एक छोटी शिप भिजवाई जाती जो बोट नोट रेगुलेशंस की तहत चलेगी, राइट। तो देखो, ऑल्सो इफ द वेसल हैज अनलोडेड ओनली अ स्मॉल कार्गो, बताया अभी, मे नॉट स्पेंड द टाइम इन हैविंग बर्थ और अ पोर्ट, द स्मॉल कार्गो इज टू बी सेंट टू अ शोर, स्मॉल कार्गो इज टू बी सेंट टू द शोर, इट मे बी लोडेड इन अ स्मॉल बोट एंड सेंट टू द शोर, स्मॉल बोट में जाके फिर वो शोर पे लाया जाए। Such a small boat must be accompanied by the boat note. Boat note regulation provides that such a boat note will be issued by the custom officer. It will be maintained in duplicate serially numbered. तो proper serially numbered होना चाहिए, duplicate copy उसकी maintain करना पड़ेगा। Okay? चलो फिर section 36, restriction on goods to be unloaded or loading on holidays. हॉलीडेज पे कोई लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसीजर नहीं चलेगा, सीधा सीधा बता दिया हूं। इंपोर्टेड गुड्स शॉल नॉट बी अनलोडेड फ्रॉम एंड एक्सपोर्टेड गुड्स शॉल नॉट बी लोडेड ऑन कन्वेंस ऑन एनी संडे और एनी हॉलीडे ऑब्जर्व बाय द कस्टम डिपार्टमेंट और एनी अदर डे आफ्टर द वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड नोटिस और प्रिस्क्राइब्ड फी। तो गुड्स का अनलोड करना पब्लिक हॉलीडेज पे बहुत अर्जेंट है, एक्सक्यूज मी, अनलोड करना ही पड़ेगा आज, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस पे करके उन गुड्स को अनलोड करवाया जा सकता है। ओके, या फिर वर्किंग आवर्स के बाद भी नहीं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट है प्रिस्क्राइब फी पे करो और फिर गुड्स को अनलोड करो। हाउएवर, नो फीस शॉल बी लेवीड फॉर द अनलोडिंग और लोडिंग ऑफ द बैगेज अकम्पनिंग द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के लिए ऐसी कोई फीस नहीं ली जाती। ओके, सिंपल। Power to board a conveyance. The proper officer may at any time board any conveyance carrying on imported goods or exported goods and may remain on such a conveyance for such a period as he may consider necessary. तो कुछ गुड्स वहां पे रहने दी जा सकते है ना। Power to board a conveyance. Power to require the production of document and ask any question. तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उनको, या ऑफिसर के पास ये पावर है कि मास्टर ऑफ वेसल को या इंपोर्टर को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो पूछ सकते। द प्रॉपर ऑफिसर मे रिक्वायर अ पर्सन इन चार्ज
of any conveyance carrying on the imported goods or exported goods, to produce any document or answer any question, and thereupon such a person shall produce such a document and answer to such a question. तो उसको क्वेश्चंस का आंसर भी देना पड़ेगा पर्सन इंचार्ज को, और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. ओके. फिर रेस्ट्रिक्शन एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. तो क्या रिस्ट्रिक्शन है देखो. ऑल द इंपोर्टेड गुड्स अनलोडेड इन अ कस्टम एरिया शॉल रिमेन इन कस्टडी ऑफ सच अ पर्सन. पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी मैंने बताया था, तो किसके कब्जे में रहेगा? जब तक इंपोर्टर नहीं आता तब तक ये गुड्स किसके कब्जे में? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी. एज मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ कस्टम अंटिल दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस. क्योंकि इंपोर्टर आने के बाद डिसाइड करेगा कि गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए ले जाना है या फिर वेयर हाउस में डालना है. तो तब तक ये गुड्स पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के कब्जे में रहेंगे. गुड. द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स इन अ कस्टम एरिया shall keep the record of such a goods and send the copy thereof to the proper officer. Shall not permit such a goods or to removed from custom area or otherwise dealt with except under in accordance with the writing in proper officer. Simple. फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ एंट्री, जो आपको बता चुका हूं मैं. इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा. 4 कॉपी में, क्वाड्रप्लिकेट कॉपी में ये सबमिट करना पड़ता है. द इंपोर्टर ऑफ एनी गुड्स other than goods intended for transit or transshipment shall make entry thereof by presenting electronically to the proper officer a bill of entry for home consumption or bill of entry for warehousing. तो 2 प्रकार की बिल ऑफ एंट्री. देखो, बिल ऑफ एंट्री 2 टाइप्स की. तो अगर आपको गुड्स होम कंजम्पशन के लिए डालना है तो फिर आपको होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपको गुड्स वेयर हाउसिंग के लिए डालना है तो फिर आपको वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा. राइट. तो जहां लेके जाना है वो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा. और क्वाड्रप्लिकेट मतलब 4 कॉपीज में आपको सबमिट करना. तो किन किन लोगों के लिए 4 कॉपी होती है? देखो, पहली कॉपी ओरिजिनल जो है वो कस्टम अथॉरिटी के लिए है. डुप्लीकेट कॉपी जो है वो कस्टोडियन मतलब जिसके कस्टडी में गुड्स रहते, कस्टोडियन अथॉरिटीज जिसके कस्टडी में गुड्स रहते, जिनको गुड्स फिर रिलीज करवाना है अपने कस्टडी से, उनके पास. ट्रिप्लीकेट कॉपी असेसी, असेसी मतलब हमारे केस में कौन हो जाएगा? इंपोर्टर. और चौथी कॉपी जाएगी बेटा बैंक, क्योंकि वहां पे आप क्या करोगे? पैसे. बैंक और आरबीआई मेकिंग द रेमिटेंस. फिर टाइम लिमिट क्या है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का? देखो, ध्यान से सुनो, अब गड़बड़ हो जाएगी. ये अभी जो ये अमेंडमेंट है सब 2017 का, ये अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको. तो मैंने जो आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया था पहले, वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो बताया वो था बिल ऑफ एंट्री रिटर्न आने के बाद पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट. अभी हम क्या देख रहे हैं? देखो, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करना चाहिए, कितने दिन में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए, वो हम देख रहे. मतलब गुड्स आ गए आपके, गुड्स आ गए, गुड्स अराइव हो गए, कस्टम स्टेशन पे गुड्स आ गए. अब उसके बाद कितने दिनों में बिल ऑफ एंट्री जाना चाहिए? क्या कभी भी फाइल कर सकते क्या बिल ऑफ एंट्री? ऐसा है. तो 2017 में इसमें अमेंडमेंट लाया, वेरी इंपॉर्टेंट, और बोला गया जिस दिन गुड्स अराइव हो गए आपके कस्टम स्टेशन पे, जिस दिन गुड्स आ गए उसके नेक्स्ट डे के एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है. बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी सबमिटेड नेक्स्ट डे टू द नेक्स्ट डे. कौन से दिन के बेटा? जिस दिन आपके गुड्स आ चुके, कस्टम स्टेशन पे आ चुके, या कस्टम पोर्ट पे, या कस्टम एयरपोर्ट पे आ चुके. राइट. देखो, दिस इज नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री. और एक एडवांस मैंने बता दूं पहले आपको. चलो देखो, बिल ऑफ एंट्री 2 रहेगा. एक रहेगा नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री, नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री, और दूसरा रहेगा एडवांस बिल ऑफ एंट्री. तो नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री जो है वो बिल ऑफ एंट्री गुड्स पहले कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट पे आएंगे और फिर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा. इस बिल ऑफ एंट्री को कौन सी बिल ऑफ एंट्री बोलेंगे अपन? नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री.
और दूसरी बिल ऑफ एंट्री होती है जिसे कहते हैं एडवांस बिल ऑफ एंट्री। तो व्हाट इज एडवांस बिल ऑफ एंट्री? एडवांस बिल ऑफ एंट्री मतलब आप गुड्स आने से पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। तो ये किसके केस में होता है? दिस हैपन्स जनरली इन केस ऑफ इंपोर्टर, जो गुड्स को अक्सर इंपोर्ट करते, हमेशा इंपोर्ट करते। तो उनके केस में क्या होता है कि ऑफिसर इन गुड्स को चेक नहीं करता, जनरली चेक नहीं करता जब तक उसे कोई डाउट नहीं आता। तो इंपोर्टर क्या करता है? बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर देता है, और जैसे ही गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ जाए, बिल ऑफ एंट्री ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, पेमेंट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब वो गुड्स को क्लियर करेगा और सीधा इधर फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग, राइट। तो दो प्रकार की बिल ऑफ एंट्री, एक नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री जो पहले गुड्स आएंगे फिर फाइल किए जाएंगे, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि गुड्स पहले आते हैं फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, और एडवांस मतलब पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाएगी और आपके गुड्स बाद में आ जाए। दैट इज कॉल्ड एज एडवांस बिल ऑफ एंट्री, राइट। तो देखो वहां पे लिखा है, हम पहले नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री की बात करते हैं। तो नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री मैंने बताया, गुड्स पहले आएंगे फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। ओके, तो देखो कब तक फाइल करना है, ये फाइनेंस एक्ट 2017 का अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है आपको, राइट। देखो, द इंपोर्टर शॉल प्रेजेंट अ बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल carrying on the goods arrives at a custom station excluding holidays। बताता हूं मैं क्या है। तो देखो, मान के चलो आपके गुड्स कस्टम स्टेशन पे 1 जनवरी 2018 को आ गए, 1 जनवरी 2018 को आपके गुड्स आ गए, तो बिल ऑफ एंट्री आपको 2 जनवरी 2018 तक फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन गुड्स कस्टम स्टेशन पे आ गए उसके नेक्स्ट डे के एंड तक, मतलब 2 जनवरी तक, प्रोवाइडेड अगर ये 2 जनवरी को हॉलीडे है, अगर ये 2 जनवरी को हॉलीडे है तो फिर ये दिन अगले दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 जनवरी 2018 तक आप फाइल कर सकते। अच्छा सर, समझ गया, लेकिन मुझे बताओ अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा। मान के चलो पब्लिक हॉलीडे नहीं है, ऐसा केस अपन पकड़ के चलते, मतलब आपको कब तक करना है बताओ, 2 जनवरी तक, राइट। अब अगर हमने 2 जनवरी तक नहीं किया तो क्या होगा सर? लेट्स से हमने वो किया 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2018, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने उसके ऊपर लेट चार्जेस बताए, और वही हमको नीचे देखना। आप देखो, वेयर the bill of entry is not filed within the time specified in regulation 4(1), अगर नहीं फाइल की गई, and the proper officer of the custom is satisfied that there was no sufficient cause, ऐसा कोई रीजन ही नहीं था जिसकी वजह से फाइल नहीं कर पाया टाइम पे, no sufficient cause, रीजन नहीं था, तो फिर क्या होगा? देखो, for each delay the importer shall liable to pay the charges for late presentation। लेट प्रेजेंटेशन के चार्जेस आपको देना पड़ेगा, और वो कितना है जरा देखो तो, 5,000 रुपीज पर डे फॉर इनिशियल 3 डेज। इनिशियल 3 डेज तक कितना है बेटा? 5,000, और 3 दिन के आगे, मतलब आप 3 दिन तक भी नहीं करते हो तो फिर वो बढ़ के हो जाएगा 10,000 पर डे। कितना हेवी चार्ज है ना। तो देखो, टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना जरूरी हो गया आपके लिए, ये पहले नहीं था ऐसे, अब ये इस साल से लाया गया। तो देखो अपने एग्जाम्पल में क्या होगा हम समझते, तो आपने 2 जनवरी तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहिए था, राइट, आपने नहीं की, तो अब ईच डे का 5,000 शुरू हो जाएगा 3 दिन तक। तो देखो अब सवाल उठा, सर ये 3 दिन जो है, ध्यान से सुनना होगा, गुड्स आए आपके 1 जनवरी को कस्टम स्टेशन पे, लैंड कस्टम स्टेशन पे या लैंड स्टेशन पे आपको 1 जनवरी को गुड्स आ गए। अब ये जो 3 दिन है ये आप 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे या 2 जनवरी को छोड़ के, मतलब 3 जनवरी से आगे 3 दिन देखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो वहां पे क्या बोला है उन्होंने बोला है बेटा, ईच डे मतलब 3 दिन जो आपको काउंट करना है वो
जिस दिन गुड्स आए उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे से अगर आपने उस दिन अगर आपने ये बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, मतलब आपको 2 तारीख से ही काउंट करना शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 तारीख का एक दिन, ये दूसरा 3 और ये 4, ये 3 दिन तक 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी, यहां तक 5,000 रुपीज पर डे लगेगा। और अगर इसके भी आगे गया, मान के चलो आपने 6 तारीख को किया, तो फिर यहां पे ये 2 दिन का 10,000 पर डे के हिसाब से लगे। तो यहां कितना हो गया बताओ? 15,000। अगर हम पकड़ते कि बिल ऑफ एंट्री फाइल की 4 जनवरी को, तो फिर आपको 15,000 पे करना पड़ेगा, 2 को इंक्लूड करना है आपको। और अगर हमने पकड़ा कि 6 तारीख को बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, 6 को, तो फिर आपको देखो कितना करना पड़ेगा, 10,000 के हिसाब से और 2 दिन का मल्टीप्लाई, मतलब 20,000। तो टोटल हो गया आपका 35,000, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको नेक्स्ट डे, अनलेस इट इज पब्लिक हॉलीडे, तो अगर ये पब्लिक हॉलीडे होता तो फिर आपको और एक दिन मिल जाता। ओके, गुड। तो देखो, बिल ऑफ एंट्री एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे फॉर इनिशियल 3 डेज, देखो इनिशियल लिखा है वर्ड, इनिशियल 3 डेज और फॉर डिफॉल्ट, एंड 10,000 पर डे फॉर ईच डे फॉर द डिफॉल्ट देयर आफ्टर, और उसके बाद फिर 10,000 शुरू हो जाए। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट विद द रीजन ऑफ डिले ही मे वे ऑफ सच अ चार्जेस, तो अगर वो सेटिस्फाई हो गया, कुछ रीजन की वजह से ये डिले हो गया, तो फिर जेन्युइन रीजन हो गया, तो फिर आपको ये जो चार्जेस है इसको क्या कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया। गुड। फिर आगे देता है, नो चार्जेस फॉर द लेट प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल ऑफ एंट्री shall be liable to be paid where entry inwards or arrival of the cargo, as the case may be, has taken place before or on the date of finance bill 2017 receives the assent from the precedent, that is on 31st March 2017। अब ये क्या है देखो, ये इंडिया, राइट। तो अगर आपका एंट्री इनवर्ड, जो आपका एंट्री इनवर्ड ऑर्डर है, ये एंट्री इनवर्ड ऑर्डर जिस दिन ये लॉ आया, जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला, 31 मार्च 2017 को असेंट मिला, ये 5,000 और 10,000 की, तो अगर आपका कार्गो या वेसल या शिप जो भी है, इसका एंट्री इनवर्ड 31 मार्च के पहले का है, लेट्स से इसका एंट्री इनवर्ड है 25 मार्च 2017 का, अगर ऐसा आपका एंट्री इनवर्ड है, तो फिर आपने इमीडिएट नेक्स्ट डे बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, तो भी आपको ये 5,000 और 10,000 के चार्जेस नहीं लगेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपका कार्गो ये दिन के बाद एंट्री इनवर्ड मिलता है उसको, तो फिर आपको ये रूल लागू हो जाएगा। तो अगर एंट्री इनवर्ड पहले का है, प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के पहले का है, तो ये 5,000 और 10,000 की पेनल्टी या लेट चार्जेस आपको नहीं लगे। सिंपल, गुड। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया इसके ऊपर, वो क्वेश्चन भी देख लेते अभी, है ना। ओके, चलो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। चार्जेस फॉर द लेट प्रेजेंटेशन, XYZ Limited imported the goods through the vessel which arrived at a custom port on 1st May 2017। 1 मई को आपका कार्गो आ गया है। The company presented the bill of entry for the home consumption in Indian Custom Electronic Data Interchange Gateway on 6th। तो देखो 1 मई को आपकी शिप आ गई थी कस्टम स्टेशन पे, आपको मालूम है कितने दिन तक करना है आपको, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डे, अनलेस इट इज अ पब्लिक हॉलीडे। तो 2 मई तक उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। कब किया देखो, 6 मई को लेट फी या लेट चार्जेस आपको पक्का लगने वाले, राइट। तो इनिशियल 3 डेज के लिए कितना लगेगा बेटा, 5,000, और उसके बाद कितना लगेगा बोलो फटाफट, 10,000, राइट, करेक्ट। देखो तो कितना, डिटरमिन द लेट चार्जेस एज पर रेगुलेशन दिया है सब। द इंपोर्टर शॉल फाइल द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे, दिया आपको देखो, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑन एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल कैरिंग ऑन द गुड्स
विच द गुड्स आर टू बी क्लियर फॉर द होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। तो कितना है देखो, 5,000 पर डे फॉर इनिशियल 3 days एंड 10,000 देयर आफ्टर, राइट, गुड। और एडवांस बिल ऑफ एंट्री के केस में मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट, अच्छा इसका आंसर भी निकाल लेते अपन, 1 में 2 में तक करना नहीं किया अपन ने, तो 2, 3 और 4, ये 3 दिन का कितना लगेगा बताओ आपको, 5,000 पर डे, मतलब ये हो गया 15,000 प्लस 6th को किया, 5th और 6th 2 दिन और बढ़ गए, मतलब 10,000 के हिसाब से 20,000, अरे वही आंसर है, कितना, 35,000, ग्रेट, ठीक है, चल गुड। और एडवांस बिल ऑफ एंट्री बताया था, उसमें और एक पॉइंट बता दूं मैंने आपको, चलो देखो कि आपके गुड्स आने के, अभी गुड्स आने से पहले ही आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है ना। नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होती है, जब गुड्स आ जाते, अब आपने पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, तो दिस इज कॉल्ड एज एडवांस बिल ऑफ एंट्री, राइट। लेकिन सुनो, अब आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री तो फाइल कर दी, लेकिन आपके गुड्स अगर विद इन 30 days नहीं आए, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद विद इन 30 days अगर आपके गुड्स नहीं आते हैं, तो ये बिल ऑफ एंट्री नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, फिर आपको फिर से नई बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो एडवांस बिल ऑफ एंट्री का पीरियड रहेगा वैलिडिटी का 30 days, 30 days में आपके गुड्स आ जाना चाहिए, ग्रेट। देखो, A bill of entry as may be presented even before the delivery, देखो even before the delivery of manifest, IGM देने से पहले भी आप bill of entry फाइल कर सकते हो। और report if the vessel or aircraft by which the goods have been shipped is expected to arrive, expected आने वाले हैं कितने दिनों में, 30 days from the date of presentation। However, if the vessel और एयरक्राफ्ट डज नॉट अराइव विद इन 30 days, तो क्या हो जाएगा, देन इट शॉल बिकम वॉइड एंड इंपोर्टर इज देन रिक्वायर्ड टू फाइल अ फ्रेश बिल ऑफ एंट्री, उसको नई बिल ऑफ एंट्री फिर भरना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया आपको, ग्रेट। ओके, तो ऐसा है क्लॉज इसका। ओके, चल फिर आगे देखो, छोटा सा सेक्शन देख लेते फिर रुक जाएंगे अपन। ओके, देखो क्या बोलते, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। तो अब आपके गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गए, अब गुड्स कस्टम पोर्ट पे आने के बाद आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा, और ड्यूटी भर के गुड्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको, गुड्स कस्टम पोर्ट पे आने के बाद आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, वो बिल ऑफ एंट्री ऑफिसर ने असेस किया, चेक किया, और चेक करके जिस दिन आपको वो रिटर्न करेगा, रिटर्न ध्यान देना, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का दिन आपको नहीं देखना है बेटा, जिस दिन वो चेक करके आपको रिटर्न करेगा उस दिन के नेक्स्ट डे तक आपको चालान भर देना है, गवर्नमेंट को पैसा भर देना है। तो देखो क्या बोलता है, रेगुलर इंपोर्टर्स और कस्टम हाउसिंग एजेंट कैन पे थ्रू अ करंट अकाउंट मेंटेन विद द कस्टम डिपार्टमेंट इन GR7 चला और इन GR7 चलान। तो एक अकाउंट रहता है उनका डिपार्टमेंट के पास, और थ्रू GR7 इज गुड्स एंड रिसीट चलान 7। ओके, इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट ऑफ 15% इफ ड्यूटी इज नॉट पेड विद इन 1 वर्किंग डे। कितने डे में पे करना है आपको, 1 वर्किंग डे आफ्टर बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न फॉर द पेमेंट, राइट। तो देखो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं, दिया था फिर भी एक बार और, जैसे मान के चलो 6 अगस्त 2018 को इंपोर्टर फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री, है ना, इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, अब ऑफिसर के पास गई, ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया, और ऑफिसर रिटर्न्ड बिल ऑफ एंट्री, कौन से दिन रिटर्न किया, लेट्स से 14 अगस्त 2018, इस दिन उसने रिटर्न किया। अब हमने, इंपोर्टर ने रिटर्न करने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ ड्यूटी,
लेट्स से 22 अगस्त 2018। देखो रिटर्न कब आई? 14 अगस्त। तो कहां से 1 वर्किंग डे देखेंगे बेटा? 14 अगस्त से। बट देखो एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा, 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो इसको छोड़ देना आपको। मतलब आपको पेमेंट करना है 16 अगस्त तक। अगर 16 अगस्त को पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको क्या लगेगा? 15% इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, इंटरेस्ट वैल्यू पे नहीं लगता, इंटरेस्ट ड्यूटी पे लगता है। चलो देखो, जैसे ये गुड्स का वैल्यू है 10 लाख रुपए और इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है एट द रेट ऑफ 10%, तो ड्यूटी कितनी हो गई बेटा? 1 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट बताओ जो निकालूंगा मैं अभी, वो 1 लाख पे निकालूंगा या 10 लाख पे? करेक्ट, वो कितने पे निकालेंगे अपन? 1 लाख। गुड। देखो तो अब 16 तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट शुरू हो गया, इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो गया। लेकिन वो कहां से शुरू होगा बेटा? क्या 16 से या 17 से? तो उन्होंने बोला अब यहां से 17 से दिन आपको गिनना है। तो देखो कितने दिन बाद पेमेंट किया? 17, 18, 19, 20, 21 और 22, मतलब 6 डेज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 365 डेज। ये जो भी आएगा वो उतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। यस, करेक्ट, समझ में आ गया आपके? तो कंफ्यूज मत होना। पहला जो देखा वो लेट चार्जेस फॉर सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री था, सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। और ये क्या है बेटा? बिल ऑफ एंट्री रिटर्न आने के बाद पेमेंट ऑफ ड्यूटी। नलायक लोग है साले, है ना। सिर्फ पहले जो था जब हम लोग पढ़ते थे तब सिर्फ पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता था, ये लेट चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये अब आ गया, इस साल से आ गया। तो आपको ये भी देखना है बिल ऑफ एंट्री अगर लेट फाइल होती है तो उसका आपको लेट चार्जेस भी देना है। फॉर्चुनेटली दोनों का पीरियड 1 वर्किंग डे, मतलब जिस दिन शिप आई वहां से 1 दिन के बाद देखना है, और यहां पे बिल ऑफ एंट्री रिटर्न होने के बाद 1 दिन देखना है। ओके, गुड। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है मैंने, चेक करते हैं उसको भी। अब बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 4th, ध्यान दो, 4th अगस्त को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुई है। हमें प्रेजेंटेशन के दिन से कोई मतलब नहीं रहता है। गुड। द वेसल कैरिंग इज अराइव्ड ऑन 11th अगस्त, मतलब ये एडवांस बिल ऑफ एंट्री का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड ऑन 13 अगस्त, एंट्री इनवर्ड 13 अगस्त को मिल गई। गुड। द बिल ऑफ एंट्री वॉज असेस्ड बाय द ऑफिसर ऑन दैट डे एंड वॉज ऑल्सो रिटर्न टू द इंपोर्टर फॉर द पेमेंट ऑन दैट डेट, मतलब 13 तारीख को ही हमको रिटर्न मिल गई। तो बताओ पेमेंट कब तक करना है आपको? 14 तक, है ना। 13 तारीख को ही वो रिटर्न मिल गई, मतलब 14 तक पेमेंट हो जाना चाहिए। गुड। द ड्यूटी अमाउंटिंग टू ₹14,60,000, ये ड्यूटी का अमाउंट है, वैल्यू का नहीं। अच्छी बात है। एंड वॉज पेड ऑन 19th अगस्त, तो जो चीज 14 को पे करनी चाहिए वो 19th को पे की, मतलब इंटरेस्ट तो पक्का हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 47(2) ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 गिवन दैट देयर वाज हॉलीडे ऑन 25th, नहीं वहां पे 15 कर दो आप, 15th अगस्त ड्यूरिंग 13 to 19। देखो अब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ये 15th अगस्त का यहां कोई रिलेवेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न बिल ऑफ एंट्री 13 तारीख को हुई है, मेरे केस में वो 14 तारीख को रिटर्न हुई थी, तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। बट यहां वो 13 को ही रिटर्न आ गई, मतलब आपको पेमेंट करना था 14 तक। आपने 14 तक नहीं किया तो 15 से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि जिस दिन से इंटरेस्ट लग रहा है वो पब्लिक हॉलीडे, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि पब्लिक हॉलीडे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा कहीं बोला है? नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि अगर नेक्स्ट पेमेंट का डे पब्लिक हॉलीडे है तो फिर आप नेक्स्ट डे पकड़ो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? तो देखो आप 13 तारीख को बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हो गई आपकी,
14 तारीख को पेमेंट करना चाहिए, 1 वर्किंग डे, राइट। तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 19 है, तो चलो अपन गिनते दिन, 15, 16, 17, 18, 19, कितने दिन हो गए बेटा? 5 डेज। तो 5 डेज का इंटरेस्ट लगेगा कितने रुपए पे? 14,60,000, विच कम्स टू 3,000 रुपीज। समझ में आ गया? एक बार और आप देख लो उसको, तो आपके अच्छे से और समझ में आ जाए। ओके, फटाफट देख लो, फिर देखते हैं आगे।